अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं अमेरिका ईरान जंग पर और उसके असरात, और जिस तरीके से पाकिस्तान उससे मौशी तौर पर मुतासर होता चला जा रहा है उस पर, लेकिन सबसे पहले जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, 14 निकाती एक अमन प्लान जो है वो ईरान ने शेयर किया था अमेरिका के साथ। उससे पहले एक और प्लान था जो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुँचाया गया, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन दोनों प्लान्स को मुस्तरद कर रहे हैं। और दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से, यानी कि इब्तदा अमेरिका की तरफ से हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं, और फिर ईरान का भी भरपूर जवाब इस सिलसिले में कि अगर हमला किया गया तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं और इसका भरपूर जवाब अमेरिका को दिया जाएगा। इस वक्त तमाम तर मामलात स्टैंड स्टिल पर हैं, ना कोई जंग हो रही है, ना कोई इसके अलावा ऐसा मामला है। इशारे ज़रूर मिल रहे हैं, पॉस्चरिंग ज़रूर है इस सब में, लेकिन इसके असरात आलमी मंडियों पर, ख़ास तौर पर तेल की कीमतों पर बड़ी हद तक पड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इसी हफ्ते में जो इजाफ़ा है वो एक बहुत बड़ा इजाफ़ा, यानी कि एक रिकॉर्ड सतह पर पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में पहुंची पहली दफ़ा, जिसके बाद से एक महंगाई के एक नए तूफ़ान की, अब कह लीजिए कि आमद है, या कह लीजिए कि ऑलरेडी ये तूफ़ान आ चुका है अब, और लोग इसको फेस कर रहे हैं और चीज़ें ख़ासी मुश्किल होती जा रही हैं। अब इसमें पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है, पहले से कोई प्लानिंग थी या नहीं थी? यकीनन एक कमज़ोर मईशत को ज़्यादा बड़ा झटका है, और बहुत सारे लोग, अब अवाम सवाल कर रहे हैं ख़ास तौर पर पेट्रोलियम प्राइसेस पर, जब कंपेयर कर रहे हैं उसको ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ, और फिर जो 150 के करीब लेवीज़ और टैक्सेस आयद हैं इस पेट्रोल प्राइसेस पर, उस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि वो क्यों हुकूमत इस वक्त में ले रही है। लेकिन ये एक रियलिटी है, इसका हमें सामना है, और इसी के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, पाकिस्तान का एक मीडिएटर का रोल, कि पाकिस्तान इस सब में सुरखरू होता है या नहीं। बहुत मरतबा मामलात क्लोज गए, अब एक डेडलॉक की एक कैफियत है, बैक चैनल राब्ते ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखना यह है कि कितनी जल्दी एक बाकायदा प्लान तैयार होता है जिस पर दोनों फ़रीक़ैन अमल करते हैं, दस्तखत करते हैं, आब नए उर्मस ओपन होता है, और उसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरती हैं और फिर पाकिस्तान में हम कुछ बेहतरी की तवक्को शायद कर सकते हैं। मैं चाहूँगा तफसील से इस पूरी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब, सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब माहिर माशियात हैं और इसके साथ साथ सीनियर सियासतदान हैं, मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली। साकिब बशीर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। तीनों को वेलकम कहूँगा। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, बहुत बात, मुसलसल बात अमेरिका ईरान जंग पर, अब ये एक डेडलॉक है कह लीजिए, लेकिन ये ऐसा डेडलॉक है जिसमें जंग रुकी हुई है लेकिन नुकसान पहुंचा रही है, पूरे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को नुकसान पहुंचा रही है, फ्यूल प्राइसेस की शक्ल में पहुंचा रही है। आई थिंक ये दिस इज़ मोर डेंजरस नाउ देन व्हेन इट वाज द सिचुएशन लाइक वॉर। जब जंग चल रही थी उससे ज़्यादा मुश्किल बढ़ती जा रही है, और गुजरते दिनों के साथ ही मुश्किल बढ़ती जाएगी। पैनलिस्ट को सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, इस जंग में जो एक चीज़ बहुत क्लियरली इमर्ज हुई कि अमेरिका जो है वो उसने एग्रेशन की, लेकिन वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका जो वो करना चाह रहा था। और सबसे बड़ा जो धचका अमेरिका को लगा वो ये था कि अमेरिका के जो एलाइज हैं, जो इसके इत्तेहादी हैं, जो कन्वेंशन बहुत ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं, उन्होंने भी अमेरिका को तनहा छोड़ दिया। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि मिडिल ईस्ट में उनके जो एलाइज हैं या जो यूरोप में उनके एलाइज थे वो उनके साथ आके खड़े हों, लेकिन ये है कि जाए कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करता जंग के, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बंदिश जो है जो ईरान ने की, वो बहुत बड़ा एक दर्दसर बन गया अमेरिका के लिए, और अमेरिका ने अपने आप को तनहा पाया उसको खोलने की एफर्ट में। अमेरिका ने अपनी तमाम ऑपरेशनल जो ऑप्शंस थी वो एग्जॉस्ट कर ली, और अब अमेरिका के हाथ में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं बची कि वो कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सके जिससे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाया जा सके। इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड का बातचीत हुई, इसमें न्यूक्लियर ऑप्शन की बात हुई, लेकिन ये कि इन दोनों ऑप्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस इतने स्वेर थे और सीरियस थे कि अमेरिका ने इन ऑप्शंस को अडॉप्ट नहीं किया। एक ही ऑप्शन जो अमेरिका के पास बची थी वो था ब्लॉकेड।
ब्लॉकेड क्या मेरे नज़दीक दो मकासद थे। एक तो ईरान को क्रिपल किया जाए इकोनॉमिकली, जो कि काफ़ी हद तक अमेरिका को ईरान को काफ़ी सीरियस चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है। जी। और दूसरा ये है कि वो एलायंस जो कि अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, उनको भी पेन फील करवाया जाए कि जब उनको ऑयल नहीं पहुंचेगा या महंगा पहुंचेगा तो वो भी शायद अमेरिका के साथ आके खड़े हो। इस वक्त जैसे आपने कहा कि एक स्टेलमेट है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत सीरियस मसले बन रहे हैं। जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी ऑलरेडी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है फॉर रिकवरी, उसको इस तरह का धचका जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा जहर कातिल बन जाता है। तो बिल्कुल मैं जी। समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, दिस इज रियली बिकमिंग डेंजरस ओवरऑल फॉर द वर्ल्ड। राइट। और इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब, किस तरह से देख रहे हैं, एक तो बुरी कंडीशन हमारी इकॉनमी की, और वही वजह एक बनी कि जब भी कोई ऐसा एक झटका आया तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम किफ़ायत शारी मुहिम की तरफ चले जाते हैं, दफातर औकात कम, मार्केट्स के औकात कम, कारोबार मुतासर हो रहा है, लोग घूमी फिरी जा रहे हैं, पेट्रोल उसी तरह कंज्यूम हो रहा है, कुछ ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा। बहरहाल जो जितनी कोई सकत किसी बिज़नेस की थी वो और ज़्यादा कम होती जा रही है। कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हैपहैज़र्ड जब ऐसे कोई सर पे आन पड़ी उस वक़्त फ़ौरन सोचा ये कर दो वो कर दो। हर सूबे ने अपनी सतह पर किया, वफाक ने किया, और फिर जैसे ही मामलात नॉर्मल हुए हम भूल गए। हमने कोई एक मैकेनिज़्म बनाया ही नहीं कि उसी तरह से हम चीज़ों को लेकर चलाएं कि जब कोई मुसीबत आन भी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हों, जब पड़ती है सर पे तब हम सोचते हैं। इत्तफाक करेंगे इस बात से आप? नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि एडॉक मेजर्स हम ले रहे हैं, और इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग या रोड मैप मुझे नहीं नजर आता। लेकिन अब जो है 60 दिन के बाद इस वॉर के इम्पैक्ट जो है चुभने लगा है पाकिस्तान को भी, खत्ते में और दुनिया में। तो ग्लोबली इसके इम्पैक्ट ज़्यादा तेज़ी से है, जिससे वहाँ के लोग जो हैं परेशान हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा चुभने लगा है। पहली चीज़ तो ये कि तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ती हैं और फिर वो पास ऑन किया जाता है कंज्यूमर को। एक चीज़ होती है अफोर्डेबिलिटी। हमारे लोग जो इवन मीडियम क्लास की जो अफोर्डेबिलिटी है, वो अब ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों को अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात जी। बिल्कुल वाजे, आप समझ लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा हमें ये देखना है कि अगर आप चाहती हैं चीजें नॉर्मलाइज रहे हैं, किसी हद तक कारोबारी जिंदगी चलता रहे, तो टैक्सेस के मद में फ्यूल की कॉस्ट पे इजाफी बर्डन ना डालें। अगर आप टैक्सेस भी बढ़ाएंगे, पेट्रोलियम लीवे भी कर रहे हैं ताकि आपके एफबीआर का रेवेन्यू टारगेट 682 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा है 9 महीनों में, तो ये फिर कोलैप्स होगा सिस्टम। जो गाड़ियां खड़ी होंगी और लोग जो है घर के दरवाजे पे आके रुक जाएंगे। तो एक तो ये चीज है कि अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल इरोड हो गई है, और अब इसको मजीद कीमतों को बढ़ाना है कि मैं बुरा नहीं, इसलिए नहीं कहता कि वो रूल जब आपने तय कर लिया है कि इंटरनेशनली जितना भी कीमत बढ़ेंगी वो पास ऑन होंगी, और होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास न सब्सिडी का प्रोविजन है, ना आईएमएफ आपको अलाउ करता है। लेकिन इसमें जो टैक्सेस भी आप लगा के रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं, वो सुसाइडल है, वो सिस्टम को कोलैप्स करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में जीडीपी ऑलरेडी हमारी कम होना शुरू हो गई। $10 अगर ऑयल की कीमत बढ़ती है तो 0.5% जीडीपी और 0.5% इन्फ्लेशन बढ़ता है, 0.5% जीडीपी कम होती है। ये थंब रूल है। लिहाजा वो भी हमें नजर आ रहा है कि जो 4%, 3.5% का जीडीपी था, अब 2 और 2.5% से आगे हम नहीं कर सकेंगे। रेमिटेंसेस पिछले बार $40 अरब की थी, इस बार अभी तक तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10% तक रेमिटेंसेस में कमी आ सकती है। जो रिट्रेंचमेंट बाहर हो रहे हैं, जो बाहर होटल खाली हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गए हैं, रुक गए, मेरे मतलब है, जी। वो तमाम लोगों को वापस भेजा जाएगा। दे कांट अफोर्ड कि उनको बिठा के तनख्वाह दें, और वो लोग जब आएंगे तो आपके रेमिटेंसेस जो हैं वो मुतासिर होंगी। साथ साथ आपकी रिजर्व डिप्लीट्स हो रहे हैं, आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है। आपकी इंपोर्ट कम से कम $2 बिलियन अब तक बढ़ चुकी है। ऑयल की मद में, एलएनजी की मद में, स्पॉट पे आप
टारगेट्स पे इंटरनेशनल मार्केट से एलएनजी ले रहे हैं जो $18 के करीब इनको पड़ी है। बहुत बहुत महंगा, तो हाथ जल जाए, इतने ज्यादा महंगा है। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए होते 8 से 10 डॉलर का रेट था MMBTU का। वो एक दूसरा मसला है, वो आपको महंगा खरीदना पड़ रहा है। फ्यूल जो है, फ्यूल कास्ट, ये तो अल्लाह का शुक्र करें कि लोग सोलर पे चले गए थे और नादानी में चले गए थे, ये जी अपनी अफोर्डेबिलिटी को देख के चले गए थे। आज लोड शेडिंग इतनी नहीं है, वो सोलर एनर्जी से जो जनरेशन है उससे भी लोगों को काफी रिलीफ मिला। जहां तक सवाल आपका है अरसलान कि ऑस्टेरिटी मेजर्स या किफायतशारी मुहिम में क्या फायदा हुआ है, मैं समझता हूँ कोई खास फायदा नहीं हुआ। मामूली इम्पैक्ट है। कल यूएनडीपी ने हमें प्रेजेंटेशन दी थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, और आईएमएफ की भी रिपोर्ट आई है। तो इसमें हमें वही बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही हैं। भाई गाड़ियां कम होनी चाहिए रोड पे। आपको नजर आए 10 गाड़ियां 20 गाड़ियां, ये बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही। वो जो एक गाड़ी में 3 मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट या दोस्त सफर करें और 2 गाड़ियां घर में पार्क हैं, मैंने तो कहीं पे नहीं देखा। और बाकी जगह ऑस्टेरिटी मुझे नजर नहीं आ रही। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स एक सिंबॉलिक बन गया है और होना चाहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका फवायद मुझे नजर नहीं आ रहे अरसलान कि हमें इससे क्या राइट। है। आपको सुन के ताज्जुब होगा ये बात कि आपकी दुरुस्त है। ये फ्यूल, मनाजिर एक तमाम शहरों आखिरी के, जुमला छोटे मैं कह बड़े दूं, शहरों के हैं। आखिरी जुमला मैं कह दूं कि इसमें सोलर एनर्जी पे चल रही है हमारी नेशनल असेंबली, और दिन में उसकी लाइटें बंद करके रखी हुई हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स में। ओ भाई, ये तो ऊपर वाली सूरज की रोशनी से ये बिजली पैदा हो रही है, आप नहीं यूज करेंगे वो जाया जाएगी। जितनी हमारी डिमांड है उतनी जनरेशन है। तो ये कॉस्मेटिक जो फैसले हैं, मैं नहीं समझता कि इससे आपको यूर कोई इम्पैक्ट एब्सोल्युटली राइट मिलेगा। कि ये कोई लॉन्ग रन में चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ये ऑप्टिक्स हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। साकिब बशीर साहब की जानिब में आऊँगा। साकिब साहब, ईरान अमेरिका के मामले पर एक बड़ा ही तूल पकड़ गया ये मामला। मज़ीद तजावीज़, फिर मुस्तरद, फिर जंग की बात, फिर दोबारा जंग हो सकती है, फिर ईरान भी तैयार है। अब पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं एक मामले पर, सब देख रहे हैं। बहुत सारे स्टेक्स हैं, चीज़ें हैं, ममालिक सफ़र कर रहे हैं। कितना अरसा ये इस तरह से प्रोलॉन्ग हो सकता है? और अगर, जो एक मेरा सवाल है कि ये प्रोलॉन्ग होता चला जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि ईरान को फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों ममालिक जो इसमें हैं, अमेरिका को भी ठीक ठाक फ़र्क पड़ रहा है। कितना अरसा अफोर्ड कर सकते हैं इसको प्रोलॉन्ग करना? अफोर्डेबिलिटी तो मेरा ख्याल है जो ईरान की जो अंदरूनी हालात के हवाले से जो खबर आती है, उनके जो माशी हालात हैं, उनकी जो करेंसी दिन ब दिन डाउन हो रही है, तो उसको देखा जाए तो ईरान तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अमेरिका तो आपको पता है, इससे कबल भी जो दुनिया भर में उसने जंगें लड़ी हैं, तवील जंगें लड़ी हैं, उसमें उसकी मईशत को फ़र्क पड़ा, लेकिन ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि वो जब वो चल नहीं सकते। लेकिन ईरान को भी फर्क पड़ रहा है, और दुनिया भर में ममालिक जो है वो इससे सफर कर रहे हैं। और इसका अंदाजा जो है वो मैं समझता हूँ कि हम खुद जो है वो लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ देखें, यहाँ पे 2-4 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, 4-5 रुपए, तो मार्केट में आप देखते थे कि वहाँ पे फर्क आना शुरू हो गया है। आप कोई भी चीज खरीदें, ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी हो, तो उसमें फर्क आना हमें महसूस होता था। लेकिन अब 28 फरवरी से लेकर आज तक देखें, 3 मई हो चुका है, 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, तो तकरीबन पाकिस्तान में 100 मेरे ख्याल में 115 के राउंड अबाउट जो है वो रुपए 1 लीटर पर पेट्रोल बढ़ चुका है। तो इस अगर गवर्नमेंट की कफायतशारी की हम बात करें तो वो एक पैनिक जैसी सिचुएशन, या उसको आप जो भी नाम दें कि कफायतशारी हमने करनी है। अब आम लोगों का गुजर बसर कैसा होगा, आम लोग कैसे जो है गुजारा करेंगे, ये शुरू में एक थोड़ी सोच थी, थोड़ी सी परेशानी भी थी हुकूमत को, और उसके बाद कफायतशारी के नाम पर उन गाड़ियों का कम इस्तेमाल, ये वो चीज़ें भी थी। लेकिन वो बाद में सब कुछ भूल चुका है, लोगों को भी भूल चुका है, गवर्नमेंट को भी भूल चुका है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा तूफान है, ये एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन है जिसको कम से कम हुकूमत को इस वक्त कंट्रोल करने की ज़रूरत है
कि जिस तरह हमारी मार्केट की अगर हम बात करें, आप किचन की अशिया से लेकर रोजमर्रा की दीगर अशिया से लेकर कोई भी चीज किसी को आप हाथ लगाएंगे तो वो जब उसकी कीमतें डबल जब हो चुकी हैं। और हमारे यहाँ जो मईशत के पहले हालात थे, यहाँ पे जो महंगाई था, आम लोगों का गुजर बसर, उसके बड़े मामलात हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि ये कब तक हो सकता है, कब तक जो है वो इसको किया जा सकता है, मेरा तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कोशिश की और अभी भी कोशिश जो है वो किसी न किसी सतह पे जो है वो जारी है। और उस कोशिश के पीछे मैं एक वजह ये भी समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान एक सालिस तो था ही था, लेकिन उसका इम्पैक्ट, क्योंकि अगर फर्ज करें कि आज से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि कोई डील बन जाए, तो वो डील अगर बनती है तो इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी हम खुद भी होते हैं कि हमारी जो है वो सफर कर रहे हैं, अवाम सफर कर रहा है, मईशत सफर कर रही है। जो मईशत पहले ही IMF के सर पर जो है वो चल रही थी और चल रही है, तो वो बहुत ज्यादा उससे मुतासिर हो रही है। तो हमारी कोशिश तो ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के साथ साथ अपने मफादात भी, हमारे माशी मफादात भी वाबस्ता है। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका भी सदर ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखें, बदलते स्टेटमेंट्स देखें, वो चाहते भी हैं कि जंग खत्म हो, नहीं भी। ईरान की तरफ से जो खबरें आती हैं कि उनके अंदर एक सोच नहीं पाई जाती, एक वजह जो है वो बज़ाहिर ये भी हमें लगती है। और वो हमने जब डील के दौरान पाकिस्तान में आनिया जानिया जो स्टेटमेंट्स थी, थोड़ी सी वहां पे जो ग्रुप्स हैं ईरान के अंदर, उनके हवाले से भी थी। तो कहने का मकसद ये है कि जंग तो बहुत जल्द खत्म होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की मईशत जो है वो इससे जुड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। बिल्कुल, दुनिया की मईशत इससे जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, अब एक और तजावीज़ हैं, एक और मज़ीद तजावीज़ जो भेजी गई हैं। डू यू सी एनी रे ऑफ होप? जितना ड्रैग होना था इस सारे मामले में, ये ड्रैग हो गया है, दिस हैज़ टू कम टू एन एंड। डू यू थिंक कि अब कोई सूरत निकलेगी, कोई मामला बनेगा, या बज़ाहिर ये मुश्किल नज़र आ रही है, कीपिंग इन व्यू जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट हैं उनमें सख्ती है, उसी तरीके से फिर ईरानी की आदत भी सख्त बयानात देती है, ज़ाहिर ज़रूरी हो जाता है। और ईरान कई बार कह चुका कि आप अपने रवैये तब्दील करें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप डील भी चाहते हैं, रवैया भी नहीं तब्दील करना, बयानात भी उसी तरह से देने हैं। डू यू थिंक इट कैन गो हैंड इन हैंड? ये चलेगा इस तरह मामला, या कोई तो चीज़ होगी जो शायद इस सबको तब्दील करेगी? इस्लाम, देखिए, US जो है वो ज़ाहिर एक सुपर पावर है। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए उन्होंने एक रास्ता अपनाया और वो उसमें फेल हुए। तो वो ऑब्जेक्टिव जो कि वो जंग में नहीं हासिल कर सके, वो अभी उनकी हरदर्मी है कि हम वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर हासिल करें। सो US जो है वो कोशिश कर रहा है डिक्टेट करने की। और ये जो ब्लॉकेड है, इसके बाद भी ज़ाहिर है जिस तरीके से ईरानियन करेंसी जो है वो बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रही है। 1.5 मिलियन ईरानियन रियाल्स आर इक्वल टू $1, जो कन्वर्जन रेट वहाँ पे भी अभी चल रहा है। तो आज अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट में देख रहा था CNN को, जिन्होंने दी कि ईरान ने अभी तक वो उतनी बड़ी कीमत नहीं पे की अपने, जो उन्होंने भी काम किया था, कि हम उनको कोई लेट ऑफ दें। हैविंग सेड दैट, 2 क्रिटिकल डेट्स थी। एक 1 मई की, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को एक कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए था, जो कि उन्होंने सर्कमवेंट किया एक आई वुड से कि पॉलिटिकल गिमिक से, कि उन्होंने एपिक फ्यूरी को कंक्लूड किया एक दिन पहले। और अगर कोई ऑपरेशन हो तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना जो टाइम है 60 डेज वाला, उसको रीसेट किया। दूसरी जो क्रिटिकल डेट है वो है उनकी चाइना की विजिट। चाइना की विजिट भी आगे पेंडिंग है विद इन कपल ऑफ डेज। तो उसमें जो है वो शायद कोई ऐसी बातचीत हो जिससे कोई ऐसा कुछ सिचुएशन निकल आए। लेकिन अपेरेंटली जो इस वक्त लग रहा है कि दोनों साइड जो है वो हरदर्मी से काम ले रहे हैं, और अमेरिका जो है वो ज़्यादा स्टबर्न है अपनी डिमांड्स में। वाइल ईरान जो है उसने नेगोशिएशन के लिए वो पाकिस्तान आया, उसने बातचीत के लिए वो तैयार था, लेकिन अमेरिका की जो कंडीशंस थी वो इतनी सख्त थी कि ईरान उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अभी जब ईरान ने सेकंड टाइम न्यू प्रपोजल भेजे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो है वो दैट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि अमेरिका को मेरी असेसमेंट में एक वॉर ट्रॉफी चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, उन्होंने अपनी पब्लिक को, अपनी दुनिया, पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि मैंने ये काम करके ये हासिल किया है। अमेरिका इज लुकिंग एट न्यूक्लियर डील,
और ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील डिनाई कर रहा है और डिले कर रहा है। राइट। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा जनरल साहब, जो इस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही से ये बयान दिया और फिर ईरान भी इस पर बात कर रहा है, दुनिया भी, कि आप अपने आप को बहरी कज़ाक कह रहे हैं, यानी कि आप अपनी नेवी को, जिस पे इतने आप बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं इस जंग में, आप अपने आप को ही कहते हैं कि हम बहरी कज़ाकों जैसा काम कर रहे हैं, हमें इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत है। अब इस कमेंट पे आप क्या कहेंगे, मतलब क्या समझें हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, सुपर पावर, अमरीकी प्रेसिडेंट, अपनी पूरी की पूरी नेवी, उनकी का मोराल कहाँ होगा, जो कि यकीनन एक प्रोफेशनल नेवी है, और उसको ये कहा जाए कि हम कज़ाकों का काम कर रहे हैं। वेयर डू दे स्टैंड? देखिए, दिस आल्सो शोज डेस्परेशन ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि ना वो जंग से कुछ हासिल कर सके हैं, ना वो नेगोशिएशन से कुछ हासिल करने में नजर आ रहे हैं, ना वो ब्लॉकेड से कोई बहुत सीरियस इम्पैक्ट क्रिएट कर सके हैं, और आगे उनके लिए इंटरनल चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इस तरह की, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का हमें पता है कि बड़ी मर्क्यूरियल पर्सनालिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि किसी लिहाज से भी ना डिप्लोमेटिक नॉर्म्स पे होती हैं। आप देख लें, चाहे वो यूके प्रेसिडेंट की विजिट थी या कहीं पे भी उनकी जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज होती हैं विद वेरियस कंट्रीज, वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि बिल्कुल किसी लिहाज से भी वो किसी नॉर्म और कन्वेंशन के ऊपर पूरे नहीं उतरते। तो ये जो बात है, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन मिलिट्री तो बहुत अरसे से डीमोरल्ड है। अगर आपको याद हो तो पीट हेग्सेथ ने कपल ऑफ मंथ्स अगो सीनियर लीडरशिप को वॉशिंगटन में बुलाया था, जिस तरह की वहां पे स्पीच की थी, आपके पेट बड़े हुए हैं, अगर आप फिट नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपका हार्ट सिंक कर रहा है तो आप रिजाइन कर दें, इस तरह की बातें वहां पे की गई थी। और मैं ये समझता हूँ कि तब से जो यूएस मिलिट्री फोर्सेस हैं वो डीमोरल्ड है। इसके अलावा इस जंग के दौरान, और पीट हेग्सेथ जो है वो बहुत ही हाई हैंडेडनेस के साथ अमेरिकन मिलिट्री मशीनरी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट उस चीज को फर्दर डैम्पन करेगी और ज्यादा एग्रेवेट करेगी कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इलीगल है और किसी लिहाज से भी जो सिविलिटी के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो मेरा ख्याल है कि बहुत वाइज स्टेटमेंट नहीं है ये। बिल्कुल सही जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जनरल साहब, वी ऑल एग्री विद दैट। मैं डॉक्टर साहब की जाने मांगूंगा। डॉक्टर साहब, अब ज़रा हमने मौशी सूरत पर बात कर ली, थोड़ा सा ज़रा आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ज़रा सियासी मामले पर थोड़ी सी बात कर लें, इन अ वे के इतनी महंगाई हो रही है, आवाम की चीखें निकल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी बड़ी हद तक खामोश नज़र आ रही है। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चीन का दौरा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बड़ी अच्छी पॉजिटिव हैं। सिंध में आपकी गवर्नमेंट है, आप जो मर्ज़ी तासुर दे, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट समझा यही जाता है इस वक्त मुल्क में कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बरसरे इक़्तिदार हैं। सवाल आपसे भी होना है, या ये इसमें ये एक स्ट्रैटेजी है या ये प्लानिंग है कि बेहतर ये है कि खामोशी से इस वक्त को गुजारा जाए, या इसमें अगर आप वोकल होते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, तो क्या आपका इत्तेहाद मुतासर होगा? प्लानिंग क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो इस मुश्किल तरीन दौर में। देखिए, हमारी जो प्लानिंग का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करा वो तो बड़ी वाज़ेह ये है कि ये बजट के सीज़न है और 1 जून को बजट आने वाला है, और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू जिसका मैं मेंबर हूँ, जो हमारी पीपल्स पार्टी नवीद कमर साहब चेयर कर रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा टास्क है कि पूरे बजट को हम अप्रूव करें। 1000 पेज का बड़ा होता है, क्लॉज बाय क्लॉज बाय क्लॉज। उसमें टैक्सेस की अगर इजाफा किया गया है, सेल टैक्स और ऐसी चीज़ों पे लगाए जा रहे हैं जो ज़रूरी अशिया की मद में आती हैं, तो हमने उनको पोज करना है और उनको ख़त्म कराना वगैरह। तो हम एक फाल किरदार अदा करें, लेकिन एज ए अलाई, नॉट एज ए अपोजिशन। हम कॉलिजन पार्टनर हैं। हम उनको मुशावरत भी देते रहते हैं, उनकी वो चीज़ें जिन पे हमें एतराज़ है हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, और उन्हें कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे इस बात पे लाते हैं कि उसमें अमेंडमेंट हो, उसमें तब्दीली की जाए आम मासेस की वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए। अब जहाँ तक सवाल है हुकूमत में होने का, ये तो हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि हम
हमें मिनिस्ट्रीज दी जा रही थी और खातिर ख्वाह नंबर थी और एडवाइजरी और दूसरी पोजीशनें भी, लेकिन जरदारी साहब ने और बिलखुसूस बिलावल साहब ने मना कर दी कि जी नहीं, लेकिन हम हुकूमत साजी में जो हमने एग्रीमेंट साथ दिया है उसके मुताबिक हम उनके साथ हैं। और आपने ये देखा जो माजी में जितने बिल पास हो रहे हैं, अभी भी हमने 3 बिल पास करे हैं इसमें एक्सपोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट का था, और दूसरी नेटिंग एग्रीमेंट जो है बैंकरप्सी की, ये नए कवानीन हम उसमें लगे हुए, तो हम एक फाल किरदार अदा कर रहे हैं। हमने कलम छोड़ के बैठे हुए नहीं है मुंह मोड़ के, हम अपना एक फाल किरदार अदा कर रहे हैं। और कोलिजन पार्टनर का इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कोई ज्यादा रोल हो सकता है। काबीना में हम नहीं है, लिहाजा काबीना की डिसीजन जो है वो यकीनन रूलिंग पार्टी और उनके जो अलाइज है मिनिस्टर्स वगैरह वो फैसला कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब को ब्रीफिंग दी गई, जरदारी साहब वाज वेल अवेयर अबाउट ये जो मेडिएशन का हमारा एक रोल था, फैसिलिटेटर का एक रोल था, उसमें तमाम हाईएस्ट लेवल पे अफसरान मौजूद थे जिन्होंने जरदारी साहब को दी। फिर बिलावल साहब का वाज़ेह स्टेटमेंट हम सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को, और अप्रिशिएट किया उन्होंने इस रोल को एज ए मेडिएटर एंड फैसिलिटेटर। तो जहाँ अच्छी चीजें हैं वो हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन निटी ग्रिटीज में इस वक्त हम नहीं हम हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करते हैं उन चीज़ों पे जिनको हम समझते हैं, जैसे टैक्सेस के मद में हम इस बार लड़ेंगे। हमने सुपर टैक्स और इनकम टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स 60% हो गया है, वो सनत को बैठा दिया, उसने हुक्म बैठा दिया। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है, हमारी एक स्ट्रेटजी के तहत कि हम इसको इंशाल्लाह कम कराएंगे, पर ये मुल्क के मफाद के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के मफाद के लिए है। और क्योंकि मेरा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से भी, फेडरेशन का सदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो लोग आते हैं तो उनके भी इश्यूज को आपने एड्रेस करना होता है। लेकिन ये बात सही है कि इस वक्त इकोनॉमी दबाव में है, आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, आपका रुपया पे जरा सा अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया राइट, तो बिल्कुल सही डॉक्टर ये साहब, आपका पॉइंट सर आ CQ गया मेरे तक। मैं साकिब साहब की जाने बढ़ूँगा। साकिब साहब, एक सवाल, इन मुश्किल तरीन हालात में अमली तौर पर कोई अपोजिशन मुल्क में मौजूद है जो आवाम के इस दर्द की आवाज़ उठाए? मुझे तो कोई अपोजिशन, ये तो कोलिजन पार्टनर हैं, वी ऑल नो, अभी दोबारा कह दी, जो अपोजिशन है वो अपोजिशन है नहीं है, उसकी वजूहात में मैं नहीं जानना चाहूँगा। मैं सिर्फ चाहूँगा क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तो इस वक्त हमारे पास अमली तौर पे तो कोई अपोज करने वाला मुल्क में मौजूद नहीं है, कोई अपोजिशन तो है नहीं है। बिल्कुल असलान साहब, आपने ठीक निशानदेही की कि अपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है, वगरना हुकूमत के जो हालात हैं पिछले, अगर हम देखें तो सफारती महाज हमने फतह कर लिया, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो गया, हमने दिफाई महाज फतह कर लिया, हमने भारत को जंग जो है वो हराई, दुनिया ने देखा। अब जो माशी महाज है वो हुकूमत फतह नहीं कर सकती, और वो एग्जेक्टिव है, हुकूमत का काम है। वो पिछले 4 साल पहले ही आए थे, उनकी कारकर्दगी देखें तो वो मतलब वो नहीं संभाल नहीं सके। वो बेशक IMF के पास की सब कुछ चीजें मौजूद है, लेकिन आम आदमी की मुश्किलात कम नहीं हुई। और ये किसने हाईलाइट करना है, किसने उजागर करना है इस मामले को? अपोजिशन हमेशा उन लोगों की आवाज होती है जिनके हवाले से हुकूमत पॉलिसी बनाने में नाकाम होती है, जब पॉलिसी बनाती है तो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो कहने का मकसद यह है कि अपोजिशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। PTI है, PTI का मामला सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा ज़ाहिर जो हमें कुछ नजर नहीं आता। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन में, उनका मुद्दा भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कुछ जो है वो नजर नहीं आता। तो आवाम की जेन्युइन जो आवाज कोई बनकर बात करे हुकूमत से, कोई नजर नहीं आती कोई ऐसी सिचुएशन। आपको ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, तो फिर किसने ये करना है? अपने तई तो अवाम, कोई तो क्रिटिसाइज़ करे, कोई तो आवाज़ उठाए, कोई तो प्रेशर डाले। अभी जिस तरह पहले बेग साहब फरमा रहे थे, बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ हैं, 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, बज़ाहिर कोई फ़र्क भी हमें उस तरह से पड़ता हुआ कोई चीज़ असरअंदाज होती हुई नज़र ही नहीं आ रही। सो मज़ीद इजाफा फिर भी हम बर्दाश्त करेंगे, यही लिखा है, इसी तरह चलना है। बिल्कुल, मतलब यही एक सिचुएशन ही यही है ना कि यही चलता रहेगा, यही सारी सूरत हाल जो है वो आगे जो है वो बढ़ती रहेगी। जो अपोजिशन की जो कंट्रीब्यूशन होती है, जो जेन्युइन अपोजिशन की, वो हमें नजर नहीं आती कि क्या सूरत हाल है। और कम से कम हुकूमत को
परेशानी तो होनी चाहिए ना कि हमने कोई पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी अवाम के अगेंस्ट जा रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी हुकूमत करती रहे बात ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले थर्सडे को, वैसे फ्राइडे को रिवाइज होती हैं प्राइसेस जो है पेट्रोलियम, तो अचानक जो है वो आते हैं वजीर पेट्रोलियम और वजीर खजाना, वो कहते हैं 137 रुपए पेट्रोल हमने बढ़ा दिया। 24 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं 80 रुपए हम कम कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है, आम आदमी का सवाल ये है, जो अपोजिशन को सवाल करना चाहिए कि 24 घंटे पहले अगर पेट्रोलियम प्राइसेस 137 रुपया बढ़ना जरूरी था, जो हमें बताया जाता है जी बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल, तो 24 घंटे के बाद क्या तब्दील, कुछ भी तब्दील तो नहीं हुआ था वर्ल्ड वाइड, तो कुछ हमने तब्दीली नहीं देखी 24 घंटों में। 80 रुपए उनको कम कर दिया। तो ये जो पॉलिसीज हैं, इनको किसने पॉइंट करना है? अपोजिशन ने करना है ना, बताना है कि क्या एब्सोल्युटली चल रहा है राइट जनाब। साकिब साहब, ऑपोजिशन ने करना है। ऑपोजिशन को एक गम है, वो एक अपने अनोखे इश्क में मुब्तला है। वो दावेदार हैं कि ये फॉर्म्स 47 45 वो कहते हैं हमें हुकूमत मिलनी चाहिए थी, और अगर मैं मान भी लूँ उनको मिल जाती तो क्या होता अगर ऑपोजिशन मिली हुई है और इतना मौका है भरपूर ऑपोजिशन करने का। बड़े लीडर निकल सकते थे पार्लियामान के फ्लोर से, बड़ी भरपूर टक्कर दे सकते हैं ये, लेकिन कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। वो आवाज़, वो लीडर बनते, वो फेसेस बनते, लोग उनके पीछे आते। नए चेहरे आए हुए हैं पार्लियामान, आपने देखे, मैंने देखे, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर सब निकलते हैं तो उनका रुख एक सिमत में है। जो अवाम ने जितना मैंडेट दिया उसमें अपोजिशन ही कर लो भाई, हुकूमत नहीं मिली, वो भी नहीं है। हुकूमत से क्या गिला जो इतने बम गिरा रही है। बट उम्मीद हम करते हैं कि आलमी सतह पर मामला ठीक हों ताकि एक आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर हो। प्रेस फ्रीडम डे पे इतना फ्रीडम इंसान को ज़रूर मिलना चाहिए कि वो खुल के ये बात कर सके। आज के प्रोग्राम से इतने, एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।